नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी धूप का एक टुकड़ा। सर्द गुलाबी सुबह, बगीचे में पड़ी लकड़ी की बेंच और उस पर नटखट सा लुका छिपी खेलता धूप का एक टुकड़ा। मखमली हरी दूब में मोती सा चमकता, लरचता ओस का एक कतरा। ऐसा लगा मानो ओस को अपने माथे पर मुकुट सा सजाए वह दंभ से इठला रहा हो, पर शायद वह यह नहीं जानता था कि उसका यह दंभ क्षण भर का है। धूप का वह टुकड़ा, जी हाँ, वह धूप का वही टुकड़ा जो अब तक लकड़ी के बेंच पर अपने पांव पसार चुका था, अपने आगोश में धीरे धीरे उसे भर लेगा और वह धीरे धीरे पिघलकर धुआं बनकर अस्तित्वहीन हो जाएगा। जाड़े के दिन इंसान हो या पंछी, सबको कितना लालची बना देता है एक धूप का टुकड़ा। गौरैये का एक जोड़ा बेंच के एक सिरे पर अपने पंख पसारे चचहा रहा था। मनोज अपनी ठंड से ऐंठती लंबी लंबी उंगलियों को पूरी ताकत से हथेलियों के बीच रगड़कर गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। मनोज गुप्ता, 58-60 साल की उम्र, सरकारी नौकरी करते थे। बालों में सफेद चांदनी मुंह चढ़ाने लगी थी। नौकरी के 2-4 साल ही रह गए थे। कैसा भी मौसम हो, पर मनोज पार्क आना नहीं भूलते। पार्क की नरम नरम घास, क्यारियों में लगे रंग बिरंगे फूल उन्हें हमेशा से आकर्षित करते थे। लता अक्सर चुटकी लेती थी, टहलने ही जाते हैं ना, और मनोज मुस्कुराकर रह जाते। जैसी जैसी ठंड बढ़ती जा रही थी, पार्क में आने वालों, खासकर बुजुर्गों की संख्या घटती जा रही थी। मनोज ने पार्क में 4 चक्कर लगाए और वहीं लकड़ी की बेंच पर आकर बैठ गए। क्यारियों में लगे रजनीगंधा, गुलदाउदी और गेंदे के खिले अधखिले फूल और उस धूप के टुकड़े के धीरे धीरे बढ़ते कदम को अपनी ओर आता महसूस कर खिलखिलाने लगे थे। काश आज लता जिंदा होती। कितनी तलब हो रही थी उसे जाड़े की गुलाबी ठंड, गर्म गर्म आलू मटर की घुंघरी, अदरक काली मिर्च की चाय और बस धूप का एक छोटा टुकड़ा। पर अब लता कहाँ, वो तो उन्हें छोड़कर कब का चली गई थी। दूर, बहुत दूर, उन सफ़ेद बादलों के पार। उसे सफ़ेद रंग कितना पसंद था। साड़ी की दुकान पर उसकी निगाहें सफ़ेद साड़ी या सूट को ही ढूंढती रहती। लता, सुहागिनों स्त्री को सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए, माँ हमेशा कहती थी, अब शकुन होता है। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। आप भी न किस जमाने की बात करते हैं। ये तो ऐसा रंग है जो सारे रंगों को खुशी खुशी हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। चिंता न करिए, देख लीजिएगा, आपसे पहले मैं ही जाऊंगी इस दुनिया से, वो भी सुहागन। ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। और मनोज मुस्कुराकर रह जाते। ये तुम्हें कैसे पता कि कौन पहले जाएगा? चलिए शर्त लगाते हैं, अगर आप जीते तो आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ, और अगर मैं जीती तो आप मुझे मॉल से वही साड़ी दिलाएंगे जो पिछली बार शोरूम पर देखी थी। लता जब भी शर्त जीतती तो बच्चों की तरह खुश हो जाती। उसकी खुशी की खातिर मनोज कई बार जानबूझकर भी हार जाते, पर न जाने क्यों इस बार वह उसे जीतने नहीं देना चाहते थे। पर वह हमेशा की तरह इस बार भी जीत गई। मनोज यादों के अथाह सागर में डूबते चले गए। सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ अवसान के लिए तत्पर था, और शायद कहीं उसके भीतर भी बहुत कुछ डूब रहा था। घाट की सीढ़ियों पर बैठे मनोज को घंटों हो गए थे। दिल में कुछ टूट सा रहा था। आंखों से आंसू सारे बंधन तोड़कर बाहर निकलने को बेचैन हो रहे थे। हाथ में पकड़े उस अस्थि कलश को बार बार विसर्जित करने की कोशिश नाकाम हो रही थी। मनोज हर बार अपने आप को एकत्र करते, उसको अपने आप से पूर्ण रूप से मुक्त कर देने के लिए, जिसने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। पर मनोज चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। कैंसर से जूझती लता की शिथिल देह, पलकों से विहीन उसकी कातर दृष्टि, जैसे बार बार मनोज से कह रही हो, जाने दो मुझे, अब तो जाने दो। कंकाल हो चुके उस शरीर में जब नर्स अपने बेरहम हाथों से सुई चुभोती थी, लता की आंखों की कोर आंसुओं से भीग जाती। मनोज दर्द और वितृष्णा से मुंह फेर लेते, पर मनोज की खातिर लता एक बेजुबान सी मुस्कान बिखेर देती और मनोज भी उसका साथ देने के लिए मुस्कुरा देते। उससे हमेशा के लिए अलग हो जाने के विचार मात्र से ही मनोज की आत्मा सिहर उठी। बेबसी से मनोज ने मुट्ठियां भींच ली और आंखें बंद कर ली।
मनोज अपनी आंखों से उसे विदा होते नहीं देख सकते थे। लता का मोह मनोज को बार बार अपनी ओर खींच रहा था, पर वह फिर से शर्त जीत गई थी। अस्पताल ने उसे उसके पसंदीदा रंग में लपेटकर मनोज के हाथों में सौंपा था। देखा, कहा था ना तुमसे पहले जाऊंगी। मैं फिर से हमेशा की तरह जीत गई ना। लता के चेहरे पर एक सुकून था। शायद ये सुकून उसकी एक बार फिर से जीत जाने का सुकून था। सुकून तो मनोज के चेहरे पर भी था। लता का दर्द उससे देखा नहीं जाता था। लता ने कितनी बार कहा था कि छोड़ दो मुझे, अब तो जाने दो, पर मनोज उसकी स्मृतियों को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। परंतु इस बार का उत्तर मनोज के पास नहीं था। मनोज ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और मिट्टी के घड़े और अपनी स्मृतियों को गंगा के उस शीतल जल में प्रवाहित कर दिया। मनोज ने अपने आप से कहा, अब मैं कैसे रहूंगा उसके बिना, जो दूर जा रही है मुझसे, दूर, बहुत दूर। मनोज उस कलश को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, परंतु अंतहीन बेबसी, अप्रत्याशित बेचारगी, अकल्पनीय असहायता और अनंत प्रतिबंधनों की असंख्य भुजाओं ने किसी ऑक्टोपस की भांति मनोज को जकड़ लिया था। अदृश्य सा कोई था जो मनोज को न चाहने पर भी मनोज को लता से दूर कर देना चाहता था। संस्कार या भौतिक मजबूरियां मनोज तय नहीं कर पा रहे थे। घबराकर मनोज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथों ने यंत्रवत मिट्टी के उस घड़े और स्मृतियों के समंदर को गंगा के उस शीतल और पावन जल में बहा दिया था। लता के अवशेष और फूल बहते हुए पानी की धारा के साथ आगे बहते चले गए और मनोज की आंखों से ओझल हो गए। मनोज भरे मन से चलने को उठे, पर घाट की सीढ़ियों पर खरपतवार में एक फूल अटक गया था और शायद कहीं मनोज का मन भी, रोक लो मुझे, मत जाने दो। अब तो सिर्फ उसकी यादें ही रह गई थी। लता की याद करते करते आंखें कब भर आई पता ही नहीं चला। तभी एक मीठी सी आवाज कानों में रस से घुल गई। भाभी जी की याद आ रही है क्या? अनुपमा शुक्ला सरकारी स्कूल से प्रधानाचार्य के पद से कुछ साल पहले ही रिटायर हुई थी। पति की कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वर्षों का आना जाना था, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। नियति ने दोनों के जीवन साथी को छीन लिया था। मनोज की 2 बेटियां ही थीं। दोनों शादी करके अपने अपने घर चली गई थी। अनुपमा जी का एक ही बेटा था जो बेंगलोर में अपने परिवार के साथ रहता था। मिसेस शुक्ला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी। लगता है चश्मे का पावर बढ़ गया है, चश्मा चेक कराना पड़ेगा। अनुपमा जी मंद मंद मुस्कुराने लगी। गुप्ता जी, पावर नहीं, आंखें पोछिए, सब साफ साफ दिखने लगेगा। मनोज झेप से गए। क्या सोचेंगी मिसेस शुक्ला? उन्होंने झट से रुमाल निकाला। आंसू गाल तक ढुढ़क आए थे। भाभी जी की याद आ रही थी क्या? आपको नहीं आती शुक्ला भाई साहब की? एक अजीब सी मुस्कुराहट अनुपमा के चेहरे पर तैर गई। मनोज जी, जवानी में घर परिवार की जिम्मेदारी पूरा करते करते खुद के लिए कभी समय ही नहीं मिला। उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ दिलों में भावों के उफानों को एक ठहराव सा मिल जाता है। अब तितलियों के पीछे भागने, शहर के नुक्कड़ पर चटपटे गोलगप्पे और किसी फिल्मी नायिका के द्वारा पहने गए कपड़ों को सबसे पहले खरीदने की होड़ नहीं रहती। अब तो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने का एक अजीब सा सुकून है। उनके साथ टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर तस्वीरें खिंचवाने की खुशी है। जब तक ये थे तो कभी आंखों के आसपास उभर आए आड़ी तिरछी रेखाओं को सौंदर्य प्रसाधनों से छुपाने की पुरजोर कोशिश करती रहती थी, तो कभी बगल वाली मिसेज राय की अपेक्षा अपने आप को फिट और स्लिम दिखाने की कवायद जारी रहती थी। पति देव के ताने जो कभी दिल को चीर देते थे कि दिन भर करती क्या हो। बिस्तर पर फैली भीगी तौलियां, यहाँ वहाँ बेकदरी से पड़े जूते चप्पलें, बच्चों की चिल्पों और उनकी फरमाइश पूरा करने वाले हाथ अब उन आवाजों को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। पर अब कहीं कुछ खोया सा महसूस होता है। इनके जाने के बाद जीवन खाली सा हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने वर्तमान से संतुष्ट या खुश नहीं हूँ, पर उम्र के इस पड़ाव पर अतीत के अरमान व सपने जिन्हें हम कभी बहुत पीछे छोड़ आए थे, मुझे दोबारा पुकारने लगे हैं। कभी आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो अपना ही चेहरा अनजाना सा लगता है। आज एक बार फिर उम्र के इस पड़ाव पर अपने आप से दोबारा मिलने की ख्वाहिश है। मनोज अनुपमा को चुपचाप देखते रह गए। अकेलापन, जाति, धर्म या लिंग का कभी भेदभाव नहीं करता। अनुपमा की भी हालत तो कुछ उसकी तरह ही तो थी। बेख्याली में भी जिसका ख्याल कभी नहीं भूलता, शायद उसे ही जीवन साथी कहते हैं। मनोज की नजर कलाई में बंधी घड़ी पर अचानक ही चली गई। ओह, आज तो बहुत देर हो गई। अनुपमा जी, चलता हूँ। अरे मनोज जी, क्या हुआ? आप यूं अचानक क्यों उठ गए? आज तो रविवार है फिर। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
अब उठ ही गए हैं तो चलिए आपको बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। चाय की कितनी तलब हो रही थी मनोज को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। पर अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? राम सिंह 1 घंटे में आ ही जाएगा। फिर कभी क्यों? उसके लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा। आपके बहाने मैं भी पी लूंगी। मनोज चाह कर भी मना नहीं कर पाए। आप मानेंगी नहीं। आप चाय चढ़ाइए, मैं तब तक गीजर ऑन कराऊं। एक दीवार का फासला ही भर तो था दोनों घरों में। मुकद्दर ने दोनों घरों की किस्मत न जाने क्यों एक जैसी ही लिख दी थी। एक सा दर्द, एक सा खालीपन, एक सा ही सूनापन। मनोज जी, चाय ठंडी हो रही, कहाँ रह गए आप? अनुपमा ने गेट से आवाज लगाई। आ रहा हूँ अनुपमा जी, बस 1 मिनट। मनोज ने दरवाजे पर कुंडी चढ़ाई और अनुपमा के घर की ओर चल दिया। कहाँ रह गए आप? ठंड की वजह से चाय भी ठंडी हो गई है। रुकिए, बस सिर्फ 1 मिनट में गर्म करके लाती हूँ। जाने दीजिए, मैं पी लूंगा। अरे ऐसे कैसे, मैं हूं ना। वो असल में निक्की का फोन आ गया था, बस उससे बात करने में वक्त लग गया। वह तो अभी और बात करने के मूड में थी। वैसे तो जल्दी फोन करती नहीं, जब करती है तो जल्दी रखती नहीं। वह तो उससे कहना पड़ा, तेरी आंटी चाय बनाकर इंतजार कर रही हैं, फोन रख, बाद में बात करते हैं। मनोज मुस्कुराने लगे। अनुपमा जी, ये रहा आपका डिब्बा। मजा आ गया गाजर का हलवा खाकर। पसंद आया आपको? हाँ बिल्कुल, लता भी बहुत अच्छा हलवा बनाती थी। आपको शायद पता नहीं, मैंने हलवा बनाना उन्हीं से सीखा था। अरे वाह, तभी आपके हाथ का हलवा खाकर मुझे लता की याद आ गई। मनोज लता को याद कर भावुक हो गए। अनुपमा चाय गर्म करने के लिए अंदर चली गई। एक जानी पहचानी से खुशबू से मनोज की तंद्रा टूट गई। अरे वाह, घुंघरी! अनुपमा जी, आपको विश्वास नहीं होगा, आज मुझे घुंघरी खाने का बहुत मन कर रहा था। वाह, लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो गई। बातें तो होती रहेंगी, अब आप गर्मा गर्म घुंघरी का आनंद लीजिए। मनोज गर्मा गर्म घुंघरी और अदरक वाली चाय के स्वाद में डूब गए। अनुपमा ने डिब्बे को उठाया तो उन्हें कुछ भारी सा लगा। मनोज जी, इस डिब्बे में कुछ है क्या? वह चौक की तरफ गया था तो दुकान पर टिक्की मिल रही थी तो सोचा आपके लिए भी ले लूं। आपके ब्लड प्रेशर की दवा का पत्ता भी उसी में रखा है। मनोज जी, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं मैनेज कर लेती। इसमें परेशान होने जैसा क्या है? इस लॉकडाउन में आपने मदद न की होती तो मैं तो भूखे मर जाता। ऐसा कुछ भी नहीं, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? सच कह रहे हैं मनोज जी, इस लॉकडाउन ने जीवन की सच्चाई से सामना करा दिया कि कौन कितने काम आएगा। जो अपने थे वह झांकने तक ना आए कि जिंदा भी हूं या फिर। बस एक फोन घुमा दिया, ठीक हो ना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं। टंडन जी का बेटा अमेरिका से आकर अपने माँ बाप को लेकर चला गया और यहाँ बेंगलोर से कोई झांकने तक। खैर छोड़िए। निक्की और अनु कैसे हैं? आपको नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब तो लता जी भी नहीं रही। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद लता के साथ पूरी दुनिया घूमूंगा, पर लता मुझे छोड़कर किसी और दुनिया में चली गई। घर के एक एक कोने में उसकी खुशबू है, उसके साथ होने का एहसास दिलाती है। उसे छोड़कर जाना। सच कह रहे हैं मनोज जी, दीपू भी कितनी बार कह चुका है कि बेंगलोर आ जाओ। अब तो पापा भी नहीं रहे, नौकरी तो सिर्फ एक बहाना थी। अपनी जड़ों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं। एक अजीब सा गहरा सन्नाटा दोनों के मध्य पसर गया। इंसान को जिस उम्र में जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में वह दोनों ही अकेले और अधूरे थे। कहाँ थे पापा? 2 बार फोन कर चुकी हूँ, आपका फोन ही नहीं उठ रहा। मैं तो घबरा ही गई थी। अरे वह कुछ नहीं, फोन चार्जिंग में लगा था। तुम्हारी अनुपमा आंटी ने चाय पर बुला लिया। बस अभी अभी तेरी मिस्ड कॉल देखी। कैसी हैं वो? अंकल जी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई होंगी। दीपू के पास क्यों नहीं चली जाती? मैंने भी कई बार उनसे कहा, पर शुक्ला जी की यादों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं। क्या पापा, आप भी, आपकी पीढ़ी का समझ ही नहीं आता। आपसे भी कितनी बार कहा कि नौकरी छोड़िए, मेरे या निक्की के पास आ जाइए, पर पता नहीं उन दीवारों से कैसा मोह है आपका। आप आना ही नहीं चाहते। मनोज मुस्कुराकर रह गए। क्या कहते, उन दीवारों में तेरी माँ की यादें, तुम दोनों बच्चों के बचपन की न जाने कितनी बातें छुपी हैं। तू नहीं समझेगी, जब तू मेरी उम्र में पहुंचेगी तब शायद तुझे समझ में आएंगी मेरी बातें। पापा, कई दिनों से मैं और निक्की आपसे एक बात कहना चाहते थे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मनोज भी कई दिनों से ये महसूस कर रहे थे कि निक्की और अनु शायद उनसे कुछ कहना चाह रही हैं। दोनों के फोन आजकल लगभग रोज ही आने लगे थे।
लता के जाने के बाद तो वह दोनों नियमित ही फोन करती थीं। फिर धीरे धीरे वह अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझ गईं, महीने में 2-3 बार ही फोन कर पाती। पापा, मम्मी के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोरोना के चक्कर में घर से निकलना भी मुश्किल है, वरना हम दोनों में से कोई न कोई आपको जरूर लेने आ जाता। मनोज सोच रहे थे। आए दिन पार्टियों की फोटो सोशल नेटवर्क पर दिखती ही रहती, पर पिता के लिए 300 किलोमीटर से आने के लिए कोरोना का बहाना। वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अनुपमा आंटी तो हैं ही। मनोज ने एक अजीब सी कड़वाहट अनु की आवाज में महसूस की। सच कह रही हो, तुम्हारी अनुपमा आंटी ने इस लॉकडाउन में बहुत मदद की है। राम सिंह भी 3 महीने के लिए अपने गांव चला गया था। तू तो जानती है, तेरी माँ जब तक थी तब तक कभी चौके में झांका भी नहीं, पर इन 3 महीने में दाल रोटी का भाव पता चल गया। वो तो देख ही रही हूँ, अनुपमा आंटी किसी न किसी बहाने घर में घुसी ही रहती हैं। कभी वह तो कभी आप। तुम कहना क्या चाहती हो? पापा, इस उम्र में ये सब आपने सोचा? मेरे पति को अगर पता चला तो वो क्या सोचेंगे? मनोज सन्नाटे में आ गए। उनकी छोटी सी अनु आज इतनी बड़ी हो गई। नर्स ने छोटी सी अनु को जब उसके हाथों में दिया था, एक बार लगा कि उसकी सारी दुनिया हाथों में सिमट आई हो। हेलो हेलो पापा, आप सुन रहे हैं ना? हाँ बोलो। पापा, क्या अच्छा लगता है इस उम्र में ये सब? जानती हूँ मम्मी के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आपको एक साथी की जरूरत है, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, बांट सकें, पर इस तरह से। मनोज चुपचाप अनु की बात सुनते रहे। अनु, एक बात कहूँ, दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसे हम देखना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? तुझे याद है जब तूने कॉलेज ज्वाइन किया था, कभी वर्कशॉप, कभी असाइनमेंट, तो कभी एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर तू देर रात तक विशाल के साथ लौटती थी। तो तेरी माँ ने एक बार तुझे टोका भी था, यूं लड़के के साथ देर रात तक काम करना कहाँ तक सही है। तब तुमने अपनी माँ से कहा था, माँ किस जमाने की बात कर रही हो, आजकल लड़के लड़कियां साथ काम करते हैं, पढ़ते और एंजॉय करते हैं। आप भी ना, वी आर जस्ट फ्रेंड। कुछ सालों बाद तुमने उसी विशाल से शादी भी कर ली। पापा, अनु, तुम्हारी शादी से मुझे कोई गुरेज नहीं था, पर तुम्हारी ये पीढ़ी कब एडवांस हो जाती है, कब बैकवर्ड, समझ नहीं आता। पापा, आप समझ नहीं रहे। राम सिंह क्या सोचता होगा? आपने सोचा है एक बार भी? कितने मजे लेकर बताता है मुझे। एक वक्त था जब तेरे पापा तेरा गुरूर थे। आज एक आदमी ने तुम्हारे उस वर्षों के विश्वास को पल भर में डिगा दिया। इतनी कमजोर है तुम्हारे विश्वास की नींव। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। अनु, क्या एक औरत और आदमी के बीच सिर्फ एक ही संबंध हो सकता है? स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ जीवन साथी के रूप में ही नहीं, साथी के रूप में भी हो सकता है। एक पुरुष का मित्र पुरुष तो हो सकता है, पर स्त्री नहीं। सुख दुख बांटने वाला कोई भी हो सकता है, पर हम और हमारा समाज स्त्री पुरुष में ही उलझ कर रह जाते हैं। इस जीवन में जीने के लिए तेरी माँ की यादें ही काफी हैं। जहां तक तेरी अनुपमा आंटी की बात है, हाँ, उनके साथ मेरा रिश्ता है। दर्द का रिश्ता, शुभ चिंतक का रिश्ता, अकेलेपन का रिश्ता, और एक कप चाय का भी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी अनुपमा आंटी का भी मुझसे बस इतना सा ही रिश्ता है। तुझे कुछ और पूछना है तो पूछ ले, दिल पर बोझ न रख। रखती हूँ पापा, विशाल उठ गए हैं, उनकी चाय का वक्त हो गया है। मनोज न जाने क्यों अपने आप को आज बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। पार्क में भी न जाने कितनी बार मनोज ने लोगों की आंखों में कुछ ऐसे ही सवाल उठते देखे थे, पर कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, पर उठते जरूर हैं। मनोज की नजर दीवार की तरफ चली गई। दीवार पर अपने पसंदीदा रंग में लता की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, और वहीं खिड़की से झांकता धूप का टुकड़ा मनोज के साथ हमेशा की तरह अटखेलियां कर रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी धूप का एक टुकड़ा।